नमस्कार सभी व्यूअर्स को। आज हमारे साथ हैं गगन गौतम जी, जो बहुत ही मधुर आवाज़ रखते हैं और बहुत ही फेमस रेडियो जॉकी हैं। गगन गौतम जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। साथ ही साथ अनीश जी का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने इस समय को सुनिश्चित किया, इस जगह को सुनिश्चित किया। और ये पॉडकास्ट उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ऑफ एयर मेरी जो आपसे बातें हो रही थी, आपसे बात करके मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। तो निश्चित तौर पर हमारे जो दर्शक हैं उनको मज़ा आने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गगन गौतम जी, आप ये बताइए, आपका आरजे बनने में कैसे शुरुआत हुई आपकी? क्या क्या संघर्ष आपने फेस करे आरजे बनने में? सवाल बहुत सही है और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जर्नी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि बच्चा अपने माँ के बहुत करीब होता है। इस फील्ड में आने के लिए संघर्ष मेरा ये रहा है कि मुझे मेरे बाबूजी की तरफ से सपोर्ट कम मिला कहूँगा, ऐसा नहीं कहूँगा कि मिला ही नहीं। अगर नहीं मिलता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। क्योंकि जिस परिवार से हम ताल्लुक़ रखते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग आते हैं, तो एक संघर्ष होता है कि सबसे बड़ा घर में मैं हूँ, मुझसे छोटा मेरा भाई है, उससे छोटी सिस्टर है, और किस तरीके से हमारा पालन पोषण हो रहा है, वो एक अलग जद्दोजहद, एक कहानी है। तो बड़ा होने के नाते जिम्मेदारी सर ये रहती है कि पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, कुछ ऐसा ज़रिया ढूंढिए जिसकी वजह से आमदनी का एक ज़रिया बने। तो सर बस ये कि मैंने मैकडोनल्ड में जॉब किया आफ्टर माय ग्रेजुएशन। उसके बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया मैकडोनल्ड में। समथिंग मैं समझता हूँ कि 2 से 3 साल मैंने वहाँ काम किया होगा। इसका जो कीड़ा है सर, वो बचपन से ही पड़ गया था। तो कोर्स की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरा एक पार्ट है, इसलिए मैंने यही बात रखी। जब बचपन में हम होते हैं तो हम टीवी से बड़े जुड़े हुए होते हैं। दूरदर्शन सिर्फ और सिर्फ उस समय हुआ करता था। तो दूरदर्शन पे हम कोई धारावाहिक, अगर फौजी आ रहा है तो लगता है कि यार फौजी बनना है, देश की सेवा करनी है। अगर लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं, क्रिकेट में जाना है, इन जैसा क्रिकेटर हमें बनना है। तीसरा ऑप्शन लगता है कि जब हमने देख लिया, बच्चन साहब को देख लिया, हाँ बच्चन साहब, हाँ मतलब जो स्टाइल है, जो हो रहा है, उनको देख के लगता है कि नहीं यार, इस इंडस्ट्री में जाना है। क्योंकि इसी से रिलेटेड एक बात है जो मैं आपको आगे लेकर जाता हूँ। जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, मुझसे पूछा गया कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों आते हैं। तो इस बात को हम कोरिलेट करेंगे कि यहाँ पर मैंने कहा उनको कि सर यहाँ पर नाम है, काम है, दाम है। वहाँ मैंने उनको एक आंसर यही दिया, क्योंकि दिमाग में यही था कि लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। सेल्फी आज का समय है, उस समय ऑटोग्राफ का समय था। और आपके पीछे दुनिया चलती है। और एक कहते हैं ना, चार्म अलग होता है, एक अट्रैक्शन अलग होता है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, लड़कियां, सब कोई आपको घेर रहे होते हैं। तो फिर लगा कि यार इस इंडस्ट्री में चलना चाहिए। चूंकि मैं राया से आता हूँ, मेरा कस्बा राया है, ज़िला मथुरा है, उत्तर प्रदेश मेरा प्रदेश लगता है। और ठाकुर जी की नगरी है साहब, बड़ा आनंद है हमारे ब्रज में। तो ब्रज की जो बात है, जो रस है, आकाशवाणी को मैं सुना करता था सर, वो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो कुछ लोग ऐसे मिलते चले गए। आकाशवाणी से मैंने युवाड़ी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने हमें सर एक मौका दिया। तो मैं जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, अगर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा सवाल है, उसमें कहीं न कहीं एक मैसेज है जो हमारे युवा साथी हैं जो आना चाहते हैं, कि आप सुनिए, समझिए और उस चीज़ को गढ़िए, अमल में लेकर आइए। आकाशवाणी को जब आप सुनते हैं तो बोलने का तरीका क्या है, उनकी शब्दावली क्या है, किस तरीके से वो अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ से हमने सीखा सर। और उसके बाद मैं लकी रहा, इंडियन पीपल थिएटर एकेडमी, जिसको हम रूपांतरण करेंगे भारतीय जन नाट्य संघ, जो कि बलराज साहनी साहब, ए के हेंगल साहब, 1942 में मुझे याद है कि इसकी शुरुआत हुई थी जब अकाल पड़ा था। तो उन दिग्गजों से इप्टा बना सर। वहाँ मैंने काम किया मथुरा में, जो कि मेरे देवेंद्र पाल जी गुरुजी रहे, योगेंद्र शर्मा जी रहे, और भी भाई बंधु रहे, जिनके सानिध्य में मैंने ABCD सीखी। और दौर ये रहा सर कि जब आप मुझसे ऑफर बात कर रहे थे कि घर का सहयोग, तो जब मैं संघर्ष कर रहा था, अपने राया से 15 किलोमीटर जाया करता था, जिस परिवार से हम ताल्लुक़ रखते हैं, संघर्ष का समय था, तो बाबूजी कहा करते थे कि आप क्यों जा रहे हो। और जो दौर था सर, उस समय इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। टीवी देखना या एंकर बनना या एक्टर बनना अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था।
तो सेम मेरे घर में मेरे बाबूजी भी कहा करते थे, क्या नच्चा कुद्दा बने हो, ये ऐसा कहा करते थे। माँ का सपोर्ट रहता था। चूँकि विरासत में मेरी माँ को उनकी माँ से कुछ मिला, तो शायद कुछ जीन, कुछ कैरेक्टर मेरे पास आए। बहुत मृदुभाषी थी सर, बहुत मिलनसार, लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत करना। शायद अगर कुछ आया तो थोड़ा बहुत माँ से मुझे मिला। तो सर इस तरीके से जर्नी मेरी शुरू रही। और आरजे बनने का जो आपने सवाल पूछा, तो बस फिर वहाँ से मैकडोनल्ड में मैंने जॉब किया। फिर डिसाइड किया कि यार कुछ हो नहीं रहा। फ्लोर मैनेजर का मैं टेस्ट देने के लिए गया, कुछ नंबर्स कम रहे मेरे, वहाँ से मैंने ड्रॉप कर दिया फाइनली। नोकिया के लिए एक प्रमोशन चल रहा था जो कि हरियाणा पंजाब में हो रहा था उस वक्त। सो मैंने वहाँ एज ए एमसी का काम कर लिया। तो वहाँ रह के बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। उसके बाद उस पीरियड में कुछ सामुदायिक रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एंड कमर्शियल रेडियो स्टेशन वो लॉन्च हो रहे थे। तो मेरी शुरुआत इस तरीके से मेरठ से रही। वहाँ मैंने मेरठ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप की। उसके बाद वहाँ से मैंने सीखा, समझा। तो वहाँ से 2008 से मेरी शुरुआत रही है, जिसमें कि बहुत सारे रेडियो स्टेशंस रहे। उसके बाद मारवा स्टूडियो फिल्म सिटी नोएडा में रेडियो में काम किया। NGF रेडियो पलवल है आपके, वहाँ काम किया। रेडियो हिंट गाज़ियाबाद में काम किया। हिंट के बाद पलवल मिला, पलवल के बाद बिग FM में काम किया। उसके बाद राइट नाउ आई एम वर्किंग इन सुनु शारदा 90.8 FM, शारदा यूनिवर्सिटी का पार्ट है। तो इस तरीके से लोगों से सीखते समझते हुए आरजे की मेरी जर्नी ये रही सर। अच्छा, मैंने सुना है आपने पहले फिल्म लाइन में भी बहुत इंटरेस्ट था आपका, फिर फिल्म लाइन से ये रेडियो जॉकी बनने का सफ़र कैसे रहा? सवाल बहुत अच्छा है सर। फिल्म लाइन वाला जो इंटरेस्ट है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं दिमाग में है। जब भी कुछ मौका मिलता है मैं कुछ कुछ कर लेता हूँ। कुछ सीरियल मैंने काम किया था, बीच में कुछ ऐसा ब्रेक आया था, हमें बजरंगी सीरियल आया था बिग मैजिक टीवी चैनल के लिए। वहाँ मैंने एक किरदार प्ले किया था, जो कि शूटिंग रही थी अलीगढ़ के आसपास, खैर का एरिया है, वहाँ मैंने ये शूट रहा मेरा। उसके बाद ट्रॉन्टेड आई थिंक कोई फिल्म अभी रिसेंटली वेब सीरीज थी, मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला, वहाँ मैंने काम किया। तो कुछ कुछ यदा कदा जो आता रहा है वो मैंने काम किया। कभी कभी ऐसा होता है कि सर हम जिस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार है, अगर आपने कुछ महीने भर का भी ब्रेक ले लिया, 2 महीने का ले लिया, तो फिर दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। तो वो जहन में इतना हावी रहा कि बस ईश्वर की कृपा से ये कुछ भी समझिए कि मैं रेडियो लाइन में आ गया। हाँ, अगर लगा कि हाँ बैक मेरा मजबूत हो गया, मेरे पास खजाना इकट्ठा हो गया, रुपया इकट्ठा हो गया, देन आई कैन मूव टू फिल्म इंडस्ट्री, और उसके बाद मैं अपने संघर्ष को वहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ। तो वो दिमाग में है कि जब भी मौका मिलेगा कुछ ना कुछ करेंगे सर। अच्छा, तो आप शारदा यूनिवर्सिटी में भी आप एज अ हाँ रेडियो जॉकी और जी प्रेजेंटर है, जी जी। तो एफएम में ज़्यादा दिलचस्पी आती है काम करने में, या शारदा यूनिवर्सिटी में ऑन द स्टेज काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी? और दोनों ही सर, ये मेरा ही काम है, ये मेरा ही एरिया है। आरजिंग करते हैं तो सही कहा आपने, सही सवाल है कि एक स्टूडियो में हम लोग बंद होते हैं, वहाँ हमें कोई देख नहीं रहा होता है, लेकिन वहाँ पर भी हमें काम करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कुछ भी गलत ना चला जाए। कुछ जो आप बोल रहे हैं सोच के बोले, समझ के बोले। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है सामुदायिक रेडियो स्टेशन की, यही आपको सिखाया जाता है कि तोल मोल कर बोलना। कहते हैं ना कि एक कमान से जब तीर निकल जाता है तो वो तीर वापस नहीं आ सकता। तो सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपको ये सिखाता है कि आप सोच के समझ के बोले, प्रोनाउंसिएशन की बात हो, क्या बोलना है, कब बोलना है, ये सब वहाँ से हमें सीखने को मिलता है। जब हम एंकरिंग कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि वो मेरा फर्स्ट डे है, पहला दिन है, और नर्वसनेस तो होती है, लेकिन वो एक एरिया भी है, चूँकि जो आपने काम किया है फिर आपको वहाँ प्रेजेंट करना है, तो हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी इतनी होती नहीं है सर। तो अगर आपकी तरफ से कोई मौका मिल रहा है एंकरिंग का, बताइएगा सर। बिल्कुल। आप नए जो रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं उनके लिए आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि क्या मार्ग उनको अपनाना चाहिए? सर जैसे मैंने अभी बात रखी कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो सिखाता है वो कहीं आपको नहीं सिखाता। आप कोर्स करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छी बात है कि आपके पास डिग्री है, यू हैव अ डिग्री या यू हैव अ डिप्लोमा। उसके बाद आप कम से कम ट्रेनिंग करिए, क्योंकि उसके बाद आपका बेस बन जाता है, आपको एक जगह मिल जाएगी, लेकिन आप परफेक्शन काम करते करते आएगा। यानी कि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल तभी मिलेगा जब आप छोटे से सामुदायिक रेडियो स्टेशन में काम करेंगे। मैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ
कि जब मैं बात करता हूँ लोगों से तो मैं कहता हूँ कि वहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सीखने को समझने को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कॉमर्शियल रेडियो स्टेशन में इतना समय नहीं होता लोगों के पास कि आपको हम कुछ सिखाएं बताएं। वहाँ आपको एडिटिंग सिखाई जाती है, आर्जिंग सिखाई जाती है, आपको बताया जाता है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि कितना बोलना है, क्या बोलना है, तोल मोल कर बोलना है, ये बारीकियाँ सिखाई जाती हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन में सर हम ख्याल रखते हैं कि पॉलिटिक्स का ध्यान रखेंगे कि कुछ भी गलत ना चला जाए, क्राइम से हम बच रहे होते हैं। अगर आप बोल रहे हैं तो ये समझ भी अनुभव के साथ साथ आपको आती चली जाती है। तो एक हो गई ये बात। दूसरी बात ये कि सर अपने ऊपर वो वर्क करें। जब स्टूडेंट्स के बीच में मैं जा रहा होता हूँ तो मैं एक किस्सा ये रखता हूँ कि एक चाय की शॉप है, लोग वहाँ आ रहे हैं, कुछ लोगों को आप देखते हैं कि जो अखबार पढ़ रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि उस अखबार को चाट जाओ। चाटने से मेरा मतलब ये कि आप एक व्यक्ति को देखते हैं, अरे चचा आते हैं, चचा बदूले, पूरे दिन अखबार में यूं ही गड़े रहे साहब, पढ़े रहे। यानी कि उस व्यक्ति का ज्ञान देखिए, हर एक सब्जेक्ट पे वो बात कर लेते हैं। यानी कि वो आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होगी किसी भी टॉपिक पे आप फिर बात कर पाते हैं। प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए और अपने ऊपर वर्क करिए। हेजिटेशन को दूर रखिए। कहीं लोग आपको टांग भी खींचेंगे, आपसे जलेंगे भी, लेकिन एक दिन ये ज़रूर आएगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे। वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन एक दिन आप अच्छे आरजे ज़रूर बनेंगे। खुद पर वर्क करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और फिर बाकी का मंजिल आपके आप कदम चूमेंगे। अच्छा, एक पर्सनल सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूँ। प्लीज। ये आपका नाम गगन गौतम कैसे पड़ा? अरे वाह, ये सवाल बहुत अच्छा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि गौतम नाम आपका ही है और गगन तो है ही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौतम ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, जी। जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। जैसे मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, सनातन धर्म से हम आते हैं। भारत संस्कृति जो है उसकी बड़ी खूबसूरती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ भाई भाई प्यार से रहते हैं। तो गौतम ऋषि की जो एक पैदाइश हम लोगों की है, उपज है, हम लोग वहाँ से आते हैं। तो गौतम सर हमारा वो सर नेम है। गगन मेरा फर्स्ट नेम है, तो इस तरीके से पूरा नाम आता है गगन गौतम। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि स्ट्रगल जो फिल्म इंडस्ट्री और जो रेडियो जॉकी में होती है, उसमें कई बारी परिवार ही साथ नहीं देता है आपका। आपके इतने स्ट्रगल रहते हैं कि टॉप तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आती हैं, कई सालों का संघर्ष होता है, और उसमें सिर्फ आपके कुछ करीबी दोस्त जो होते हैं वो साथ देते हैं। और ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं गगन गौतम जी, जिन्होंने अपने संघर्ष करके पूरे रेडियो जॉकी में अपना नाम कमाया और मान सम्मान कमाया। गगन गौतम जी, मुझे ये बताइए कि इस संघर्ष में आपके दोस्तों और आपके परिवार ने कितना साथ दिया? सर सवाल बहुत अच्छा है, और जवाब ये है कि मैं लकी रहा कि साथ मुझे उस वक्त भी मिला और आज भी मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी शादी नहीं होती तो आपके माँ बाप, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, और मैं लकी रहा कि मेरी माँ ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मेरे एक मित्र है भूपेंद्र, जिनको हम प्यार से भूपी कहते हैं। बहुत अच्छा उनका लेखन है, बहुत अच्छे मित्र हैं, और इतना अच्छा लिखते हैं कि शैलेश लोढ़ा के एक प्रोग्राम में वो गए हुए हैं, वाह वाह प्रोग्राम में। तो मैकडोनल्ड का एक वाकया है सर, कि जब हम जॉब करके बाहर निकलते थे तो उनका कहना मैंने गीला कर दिया रो रो कर, कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। हमारी चाहत ये है कि हमें टीवी करना है, फिल्म करना है, लोग हमें जाने पहचाने, आपको आपके लेखन के माध्यम से, मुझे मेरी एक्टिंग के माध्यम से। तो बस शायद ऊपर वाले से दरख्वास्त रही कि प्रभु कुछ कर ले, सुन ले, समझ ले। तो वो दोस्त मेरा ऐसा रहा है कि जिसने मेरी बात को सुना है, जिसने मुझे सपोर्ट किया है। सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं होता, लेकिन आपकी हिम्मत बांध के रखना, तो वो मुझे एक ऐसा दोस्त मिला। मेरी माँ का सपोर्ट रहा। तो जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि अच्छा दोस्त मिलना बहुत अच्छी बात है, अच्छी फैमिली मिलना बहुत अच्छी बात है। और संघर्ष तो बहुत आएंगे ही आएंगे, लेकिन संघर्ष से हताश मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बस आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, इंशाल्लाह आपको मंजिल मिलेगी ज़रूर। मंजिलों का सफ़र यही समाप्त नहीं होता है। अगले हफ्ते हम दोबारा मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।